बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मुसलमानों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने असदुद्दीन ओवैसी की तजवीज़। मुस्लिम्स इन तेलंगाना सेमिनार में कहा, दलित बंधु की तर्ज पर CM KCR मुसलमानों के लिए शुरू करें मुस्लिम बंधु स्कीम। समुद्री तूफान गुलाब के ज़ेरे असर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बारिश। आइंदा 4 से 5 दिनों के दौरान मजीद शदीद बारिश की पेशकशी। तेलंगाना में जारी बारिशों का CM KCR ने लिया जायजा। इंसानी जानों का जाया किए बगैर हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत। नशीबी इलाकों की आवाम को चौकस रहने का मशवरा। हैदराबाद में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेश क़यासी के दरमियान GHMC चौकस। मेयर ने कहा, बल्दिया हंगामी हालात से निमटने तैयार। तेलंगाना भर में दिखा भारत बंद का असर। महंगाई और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ कुल जमाती लीडरों का एहतजाज और धरने। कई मकामात पर पुलिस के साथ बहस। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असेंबली में उठाया SRDP का मसला। बहादुरपुरा समेत दीगर फ्लाईओवर्स की जल्द तामीर पर दिया जोर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में मुसलमानों की पसमानदगी, उनको दरपेश मुश्किलात और उनकी तरक्की के लिए दरकार इक़दाम पर तबादला ख्याल करने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया सेमिनार। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ज़ेर एहतमाम बउनवान तेलंगाना में मुसलमानों की पसमानदगी और चैलेंजेस पर डिस्कशन मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में सदर मजलिस ने मेयारी तालीम की फराहमी के लिए कायम करदा टिमरिस स्कूल्स पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया। वहीं दूसरी जानिब हमाजहत तौर पर पसमानदा मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए दलित बंधु एम्पावरमेंट स्कीम की तर्ज पर मुस्लिम एम्पावरमेंट स्कीम के लिए बजट का 2% हिस्सा 1800 करोड़ या 1% हिस्सा 900 करोड़ का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम माशी पसमानदा तबके को जारी कर बाइख्तियार बनाने पर सर्फ करने से मुतालिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मुतालबा किया और कहा कि जल्द ही मुस्लिम तबके की पसमानदगी पर मुश्तमिल रिपोर्ट्स के हमरा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुलाकात कर नुमाइंदगी का फैसला किया। सदर मजलिस से तकरीब में मुल्क की इमिनेंट पर्सनालिटी प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान की किताब की रस्मी इजराई की। दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानान में जी सुधीर, अमिताभ कंडू, अलेक वाधवा, डॉक्टर अब्दुल शेबान, PC मनमोहना भी खिताब करते हुए मौजूदा हालात के तनाजुर में फैक्ट एंड फिगर पेश किए और रियासती वज़ीर आला से मज़कूरा स्कीम पर अमलावरी की अपील की। दीगर मेहमानान में शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना सैयद शाह मोहम्मद कबूल बादशाह खादरी शुत्तारी, रुकन काउंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी, रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया MM माजिद, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना हामिद मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, ज़ियाउद्दीन नैयर, डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा, सैयद सईदुल हुसैनी खादरी, नीलिमा खेतियान, आदिलुद्दीन सईद, डॉक्टर जी मोल, रुबीना मंजर के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान मुखर्रिन ने तेलंगाना में मुसलमानों की रोज़ बरोज़ बढ़ती माशी पसमानदगी और दीगर कई अहम उमूर से मुतालिक स्टैटिस्टिक्स व रिपोर्ट से वाकिफ़ करवाया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से दलित बंधु स्कीम को कौमी सतह पर मुनफरिद और तारीख साज कारनामा करार देते हुए सताइश की। वहीं कहा कि स्कीम पर मौसर अमलावरी के लिए डाटा इंतहाई ज़रूरी है। तेलंगाना में मुसलमानों का कोविड के बाद से हमाजहत पसमानदगी के रेशो में रोज़ बरोज़ इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुसलमानों की तालीमी, रोज़गार और जायदादों के सिलसिले में होश उड़ा देने वाले फैक्ट से वाकिफ़ करवाया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो इस सिलसिले में दीगर पसमानदा तबक़ात की तर्ज पर मुस्लिम तबके की माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए फ़ीकस 10 लाख रुपये मुस्लिम बंधु स्कीम के तहत अमलावरी करें।
इस दौरान माहिर माशियात प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान ने डिस्कशन के बाद बताया कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा गरीब तबका 20% मुस्लिम है। इब्तदाई तालीम से लेकर आला तालीम की सिमत बढ़ते हुए तलबा की अक्सरियत ड्रॉप आउट हो जाती है और एक महदूद तादाद ही आला तालीम तक पहुँच पाती है। दीगर की बनिस्बत 57% अवाम के पास मकान या ज़ाती जायदाद नहीं। मुलाजमत में 4%, 10% मुस्लिम सतह गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसी दौरान प्रोफेसर सुधीर ने रियासती हुकूमत को पेश की गई रिपोर्ट का हवाला देकर तफसीलात बताईं। प्रोफेसर शेबान और प्रोफेसर अब्दुल सुभान PC मनमोहन ने रियासती हुकूमत की दलित बंधु स्कीम पर मसरत का इजहार करते हुए मुस्लिम तबके के सिलसिले में भी स्कीम पर अमलावरी की अपील की और कहा कि रियासत तेलंगाना में 85 लाख मुस्लिम आबाद हैं, जिनकी 38% अक्सरियत शहरी इलाकों में आबाद और माशी पसमानदगी का शिकार हैं। मुकर्रीन ने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताईं। सदर मजलिस ने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से मौसर नुमाइंदगी का फैसला किया। बाज़ना सदर मजलिस ने मेहमानान का शुक्रिया अदा किया। आज के इजलास का अगर आप लोग इस बात की तायीद करते हैं तो क्या हम मुत्तफ़क़ा तौर पर इस बात को कह सकते हैं कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, तेलंगाना की हुकूमत से कम 2% मुस्लिम घरानों को, या अगर नहीं तो कम ज़रूरी है कि 1% मुस्लिम हाउस होल्ड घराने तेलंगाना के हैं, उसमें से एक फ़र्द को हुकूमत 10-10 लाख रुपये दिए और उसका माली बोझ सिर्फ 900 करोड़ पड़ेगा। हमारा बोलना यह है कि जब चीफ मिनिस्टर एक प्रोग्रेसिव स्टेप लिए हैं दलितों को उठाने के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप होगा कि तेलंगाना के मुसलमानों में कम से कम 1% जो हाउस होल्ड हैं उनके लिए तेलंगाना की हुकूमत दलित बंधु स्कीम की तरह एक गरीब मुसलमान के घर में उनको एक फ़र्द को 10 लाख रुपये दें। तो ये अगर आपकी इत्तेफाक राय है तो इसको मंजूर करके इंशाअल्लाह, और मैं आपसे वादा भी करता हूं कि हमारे अराकीन असम्बली तेलंगाना की असम्बली में इंशाअल्लाह ताला जब दलित बंधु स्कीम की बहस होगी या इस असम्बली सेशन में मौका मिलेगा तो इसी बुनियाद पर हुकूमत से असम्बली में भी इंशाअल्लाह मुतालबा करेंगे, क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है कि हम मुसलमान जो हैं जज्बाती होते हैं, नारे लगाते हैं और ये सब बकवास, ये जो स्टीरियोटाइप इमेज बना के रख दिया गया। तो ये आज का इजलास, ये डेटा उन तमाम लोगों को उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि डेटा ये कहता है, हकीकत ये है, मुसलमानों का अपीसमेंट कभी नहीं हुआ, ना कभी कोई करने वाला है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये डेटा है, ये हमारी कमज़ोरी के निशानियां हैं, आप इंसाफ करो हमसे, आप इंसाफ करो और हमको भी इस माशरे में एक इज्जत की ज़िंदगी गुजारने का हमको मौका मिले। समुद्री तूफान गुलाब का कहर जारी है। शुमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी ओडिशा पर बना समुद्री तूफान गुलाब मगरिबी सिमत पेशकदमी करते हुए गहरे दबाव में तब्दील हो गया है और ये शुमाली आंध्र प्रदेश और मुत्तसिल जनूबी ओडिशा पर मरकूज़ है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा है कि ये तूफ़ान इम्कान है कि मगरिबी शुमाली मगरिब सिमत पेशकदमी करते हुए आइंदा 2 दिनों के दौरान मज़ीद गहरे दबाव में तब्दील हो सकता है। इसके ज़ेर असर शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और जनूब तेलंगाना में औसत या फिर बाज़ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। आइंदा 4 से 5 दिनों के दौरान तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशकयासी की गई है। गुलाब तूफ़ान के ज़ेर असर शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह ही से शहर में बारिश हो रही है, जिससे सुबह दफातर और स्कूल जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि बारिश की वजह से कई मकामात पर सड़कें झील में तब्दील हो गई। नशीबी इलाकों में पानी मकानों में दाखिल हो गया, आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। बारिश के दौरान GHMC का अमला चौकस देखा गया। इस दौरान महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि हैदराबाद में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान शदीद बारिश हो सकती है। नशीबी इलाकों में रहने वालों से चौकस रहने और बरखी खंभों से दूर रहने की ख्वाहिश की गई है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में गुलाब तूफ़ान के ज़ेर असर तेलंगाना के कई मकामात पर मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने रियासत के बाज़ मकामात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। अजला, खम्मम, वरंगल, अर्बन वरंगल, रूरल, महबूबाबाद, जगत्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, सिद्दीपेट, यादाद्री भुवनगिर, संगारेड्डी, मेदक, निर्मल, निज़ामाबाद, हैदराबाद, रंगारेड्डी में तूफ़ान का असर रहेगा, जहां शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें। Yesterday's cyclone Gulab
has now weakened into a deep depression and lie over 18.2 degrees north latitude and 82 degrees east longitude at about 65 kilometers south of Jagdalpur, Chhattisgarh and 150 kilometers east northeast of Bhadrachalam in Telangana. This is likely to move nearly westward direction and further weaken into a depression during next 6 hours. Thereafter, during next 24 hours, it is likely to weaken further into a well-marked low pressure. The system is likely to move in northeast Arabian Sea adjoining Gujarat coast around 30th September. Under its influence during next 24 hours, due to the depression and the well-marked low pressure area, the Telangana is likely to have light to moderate rains over most places and heavy rains at few places, very heavy to extremely heavy at one or two places in the Telangana districts of Telangana state. Extremely heavy, heavy to very heavy is very likely to occur in Warangal urban rural, Janagaon, Siddipet, Kamareddy, Nirmal, Nijamabad, Jagityal, Rajana Sirsilla, Karimnagar, Peddapalli, Khammam, Bhadradri Kottagudem. Red warning has been issued for these districts. Heavy to very heavy has been given orange warning in the districts of Adilabad, Kumarambim, Mancherial, Jaishankar Bhupalpalli, Mulgu, Bhadradri Kottagudem, Yadadri Bhuvangiri, Rangareddy, Hyderabad, Medchal, Malkajgiri, Vikarabad, Sangareddy and Medak districts. And other districts have been given yellow warning. Light to moderate rains, at times heavy rainfall is likely to occur in these districts. Hyderabad and its adjoining areas are likely to have light to moderate rains over most places and at times heavy rains and one or two spells of very heavy spells of rain is very likely to occur during next 24 hours under the influence of this depression and well-marked low pressure area. गुलाब तूफ़ान के ज़ेर असर तेलंगाना में जारी शदीद बारिश की वजह से पैदा सूरत हाल का वज़ीर आला KCR ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ जायज़ा लिया। उन्होंने किसी जानो माल का नुकसान किए बगैर हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने महकमे पुलिस, रेवेन्यू और दीगर महकमों के साथ तालमेल क़ायम करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। बाद चीफ सेक्रेटरी ने तमाम ज़िला कलेक्टर्स, SPs, DGP महेंदर रेड्डी, रोड्स एंड बिल्डिंग्स स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सुनील शर्मा, पंचायत राज सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी राहुल बोजा के अलावा दीगर के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी। नशीबी इलाक़ों से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और ज़रूरत के मुताबिक मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए इंसानी जानों का ज़ाया किए बगैर इक़दामात करने पर जोर दिया। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत में जारी बारिश के दौरान अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि महकमे मौसमियात ने गुलाब तूफ़ान के ज़ेर असर रियासत में आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेशकशी की है। उन्होंने नशीबी इलाक़ों, कच्चे मकानों में रहने वाली अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होते हुए अपनी और अपने अरकान ख़ानदान की हिफाजत को यकीनी बनाने का मशवरा दिया। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందులో ప్రత్యేకంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలో వచ్చే 2-3 రోజులు భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ చెప్పింది। కాబట్టి కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కానీ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు నా విజ్ఞప్తి, ఈ లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు సేఫ్టీ ప్లేస్కి రండి, అధికారులను సంప్రదించండి। అదేవిధంగా మట్టి గోడల కింద పాత ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి వారు ఆ ఇంటిని వదిలిపెట్టి వేరే చోటికి వెళ్ళి వర్షం తగ్గేంత వరకు అక్కడ నివసించండి। ఈ పాత గోడల దగ్గర ఉన్నట్లయితే గోడలు కూలిన సందర్భంలో ప్రమాదం జరుగుతుంది। కాబట్టి తమ ఇండ్లు నివాసయోగ్యం లేవో వారు స్థానిక అధికారులకు, MRO గారికి, తహసీల్దార్ గారికి, RDO గారికి, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకు సంప్రదించండి। ఈ 3 రోజుల భారీ వర్షం మూలాన ప్రయాణం మానుకోండి, ఎక్కువ మట్టుకు గ్రామాలకే పరిమితం కండి, సేఫ్టీ ప్లేస్లలో ఉండండి। అత్యంత భారీ వర్షం ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనము దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము చెప్పే సూచనలు తూచా తప్పకుండా పాటించవలసిందిగా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिमिट्स में आइंदा 3 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेशकशी की गई है, जिसके पेश नज़र
मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने कहा है कि गुज़िश्ता साल की शदीद बारिश को जहन में रखते हुए इस मरतबा मज़ीद एहतियाती इक़दामात किए गए हैं। ज़मीनी सतह पर काम करने वाले अहलकार से लेकर जोनल कमिश्नर की सतह तक के ओहदेदार फील्ड पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ महकमा आबरसानी, महकमा बिजली, पुलिस तमाम तालमेल के ज़रिए काम कर रहे हैं। ये तमाम हर वक्त दस्तयाब हैं। GHMC में कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं। हर बल्दी जोन में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल पर आवाम इन कंट्रोल रूम से फ़ोन करते हुए रुजू हो सकते हैं और मदद तलब कर सकते हैं। मेयर ने बताया कि नशीबी इलाकों से आवाम का तखलिया करते हुए उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जैसे कम्युनिटी हॉल्स और शादी खानों को इसके लिए तैयार रखा गया है। बल्दिया की जानिब से कश्तियों का भी इंतज़ाम किया गया है। मानसून एमरजेंसी टीमों को भी चौकस कर दिया गया है। शहर हैदराबाद में आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान शदीद बारिश की महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के बाद सिटी पुलिस चौकस हो गई है। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आला अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इस मौके पर उन्होंने शहर के अवाम को कहा कि वो शदीद ज़रूरत हो तो ही घरों से बाहर निकलें, क्योंकि बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो सकता है, मुश्किलात पेश आ सकती हैं। उन्होंने किसी भी किस्म के मसाइल पर फ़ोन नंबर 100 पर डायल करने या फिर मुकामी पुलिस या पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस को इत्तला देने की अपील की। Dear citizens of Hyderabad city, the meteorological department has given an alert that today and tomorrow there is going to be heavy and very heavy rainfall. I request all of you to be aware of this development, and I would suggest that only in case of important work you should come out, because there is going to be congestion on the streets as a result of water logging. These 2 days, 27th and 28th of September 2021, the Hyderabad City Police, all the wings, the traffic branch, law and order branch and other wings, we are there to serve you. Never hesitate in calling us either on dial 100 or the local police officers who are patrolling your area. We are fully equipped. There is nothing to worry about. Rain is definitely good for agriculture, good for the society, but in urban areas sometimes it causes congestion and discomfort. I am sure you will bear this out with us, and I have conducted a teleconference with all the officers of Hyderabad City Police. They are there at your beck and call to serve you, to help you in whatever way you want them. Together we have to face this situation and see that minimum inconvenience is caused to common people, and particularly those who have essential works, they should be helped in the best possible way. We are there to serve you always 24 hours. आंध्र प्रदेश में तूफान के ज़ेर असर हो रही बारिश के नतीजे में तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में वाक़ मूसी प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है, जिसके बाद इसके 11 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 645 फीट है, जिसके खिलाफ मौजूदा सतह 641.7 फीट दर्ज की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में 3412 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिस पर 2854 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट से पानी को छोड़ने का नज़ारा काफ़ी दिलकश था। इसको देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद यहाँ पहुँची। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मक़दम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ किसान तंजीमों की जानिब से किए गए भारत बंद के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में कुल जमाती लीडरों की जानिब से एहतजाज किया गया।
और मरकज़ के उन मुतनाज़िया 3 ज़रई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करते हुए मोदी ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। एहतजाजियों ने रियासत के कई मुकामात पर बस डिपो से बसों को निकलने से रोक दिया। एहतजाजियों ने महंगाई पर काबू पाने, पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती कीमतों को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी इदारों की निजीकारी के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और किसानों के मुतनाज़िया क़वानीन को बिना किसी शर्त वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाज में कांग्रेस के साथ साथ बाएं बाजू की जमातों CPI, CPM, TJS और तेलुगु देशम के लीडरों और कारकुन भी मौजूद थे। मुख्तलिफ अज़ला में एहतजाजियों की पुलिस के साथ बहस तकरार भी हुई। कई मुकामात पर पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। ये किसानों के साथ मदद देना चाहिए, पेट्रोल डीजल और गैस का रेट कम होना चाहिए और जो कोरोना के जो शिकार है, जो जिनकी जाने गई, उनकी मदद करना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से आज देश के अंदर हर चीज़, रेलवे से लेके LIC, पेट्रोलियम और आपके तुम्हारे विशाखा स्टील प्लांट, ये सारी चीज़ें प्राइवेट की जा रही है। तो इसके ख़िलाफ़ आज ऑल पार्टी मिलकर बंद जो किया गया है, उस बंद में सारे लोग शामिल हुए थे, लेकिन BJP और TRS मिलकर पब्लिक के साथ एक बड़ा खेल खेल रही है और पुलिस का इस्तेमाल कर कर हमको पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया गया और ज़बरदस्ती आज इस बंद को सक्सेस नहीं होना बोल के TRS और BJP मिलकर एक बड़ा साजिश रच रही है। 9 महीने से किसान अपना धरना बॉर्डर्स पे कर रहे हैं, दिल्ली में भी चल रहा है, जिसमें किसान 600 किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के कान पर जूं तक नहीं दौड़ रही है। और उसी तरीके से तेलंगाना KCR साहब जो फार्म हाउस के किसान हैं, अगर सही किसान होते तो आज इस भारत बंद में गवर्नमेंट की जानिब से आज बंद मनाया जाता। इससे पहले किसानों को साथ दिया KCR साहब ने 3 महीने पहले, और 3 महीने के बाद देखेंगे तो फिर कल दिल्ली से जैसे वापस आए आज असेंबली चला रहे हैं। अगर सही किसान है KCR साहब, अगर सही तेलंगाना के बच्चों से प्यार करते हैं KCR साहब, तो आज असेंबली में తీర్మానం పాస్ किया जाए। కాంగ్రెస్ ఇంకా ఇతర ప్రతిపక్షాలు కృషి చేయడం జరిగింది। ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం ఏంటంటే కొన్ని లక్షల కోట్ల విలువైనటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్ని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్ని ప్రైవేటు పరం చేయడానికి అని చెప్పి అటు మోడీ ఇటు కేసీఆర్ కలిసి కుట్ర పన్నుతున్న సందర్భం లోపల వామపక్ష పార్టీలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ, అన్ని రాజకీయ పక్షాలు కలిపి భారత్ బంద్ పిలుపునివ్వడం జరిగింది। అందులో భాగంగా మరి అడుగంటి పోతున్నాయి ఈ నల్ల చట్టాలు రద్దు చేయాలని మరి అఖిల పక్ష ఆధ్వర్యంలో మరి ఇదేదైతే బంద్ సక్సెస్ అయిందో మరి ప్రజలకు కూడా తనకు తానే బంద్ చేసుకుంటున్నారంటే అందరూ కూడా విసిగిపోయి ఈ రెండు ప్రభుత్వాలను పారదోలే సమయం ఆసన్నం దగ్గరకు వచ్చింది కాబట్టి मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस के MLAs आज घोड़ा गाड़ी में सवार होकर तेलंगाना असेंबली पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अरकान मुखन्ना भट्टी विक्रमार्का, श्रीधर बाबू, सीतक्का, जीवन रेड्डी ने वाजे किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा करते हुए आम आदमी पर मज़ीद मुआशी बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई मरतबा कांग्रेस पार्टी ने ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे और ईंधन की बढ़ती कीमतों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। इन मसाइल को हल ना करने पर एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा की जाएगी। ఈ రకంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానికానికి సరుకుల్ని, నిత్యావసర సరుకుల్ని, మిగతా అవసరమైనటువంటి వాటన్నిటిని కూడా సరసమైనటువంటి ధరలకి అందించాల్సినటువంటి ప్రభుత్వాలు కేవలం కొద్ది మంది కార్పొరేట్ శక్తులకు ఉపయోగపడటం కోసమే ఈ రకంగా రేట్లు పెరిగేటట్టుగా చేసి వాళ్ళకు ఉపయోగపడేట్టుగా చేస్తున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వంలో ఈరోజు భారత్ బంద్కి పిలిపివ్వడం జరిగింది। అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఆ పెరిగినటువంటి డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలకి వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలియజేస్తూ ఆ పాత రోజుల్లో ఏదైతే
ఉన్న ఎడ్ల బండ్లు గుర్ర బండ్ల పైన ప్రయాణం చేసేటువంటి పరిస్థితుల్లో అలా ఒక దశాబ్దాల కాలం పాటు వెనక్కి తీసుకెళ్ళినటువంటి ఈ పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా ఇవాళ మళ్ళీ మేము నిరసన తెలియజేస్తూ आज तेलंगाना असेंबली के मानसून सेशन का दूसरा दिन था। तेलंगाना कानून साज असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान में स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान यानी SRDP का मसला उठाया। उन्होंने इस प्रोग्राम में मज़ीद सड़कों को शामिल करने की ज़रूरत को उजागर किया। उन्होंने पूछा कि इस प्लान के लिए हुकूमत कितना ख़र्च ले रही है, किससे ये ख़र्च लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल 22 कामों में एक भी काम पुराना शहर हैदराबाद का नहीं है। नई फहरिस्त कामों की जो दी गई है इसमें 5 से 6 काम पुराने शहर में हैं। उन्होंने वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR से दरख्वास्त की कि बरसा बरस से जारी बहादुरपुरा फ्लाईओवर के काम में तेज़ी पैदा की जाए, क्योंकि बारिश की वजह से फ्लाईओवर के पास पानी जमा हो रहा है और ट्रैफिक के कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या SRDP में दूसरी फहरिस्त भी तैयार की जा रही है। अगर ऐसा है तो इस फहरिस्त में मजलिस की तजावीज़ के तहत कई कामों को शामिल किया जा सकता है। उन्होंने वज़ीर KTR से दरख्वास्त की कि पुराने शहर से मुतालिक कई तजावीज़ को इसमें शामिल किया जाए। I would like to come on record and say that this strategic road development plan is going on, and it's a very good program, and we need to include more roads in this. Sir, firstly, through you, I would like to ask the Honorable Minister Sahab is that कि इसके ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है, आपने तफसीलात दी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा क्या आप इसको रुपी टर्म लोन की तरह ले रहे हैं या बॉन्ड्स की तरह ले रहे हैं या कोई और लोन ले रहे हैं, तो इसके लिए कितना लोन आप हासिल कर रहे हैं और लोन देने वाले कौन हैं ये भी जानना चाहूँगा, और इसका मंथली इंटरेस्ट कितना हो रहा है और कितना इस लोन के ऊपर हमको पे करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ ये भी मैं जानना चाहूँगा कि एक आपने तफसील दी है कि कितने काम जारी हैं, अगर मैं सही हूँ और गलत नहीं हूँ तो अब तक के करीब 22 काम कुछ कंप्लीट हो चुके हैं SRDP में। लेकिन मैं स्पीकर साहब आपके ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि कंप्लीटेड वर्क्स जो 22 वर्क्स हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कंप्लीटेड 22 वर्क्स में एक भी काम ओल्ड सिटी का नहीं है साहब, जो कंप्लीट हुआ उसमें कह रहा हूँ। नया जो फेरिस्त मिनिस्टर साहब ने दी हैं उसमें 5 से 6 काम पुराने शहर के हैं और वो काम जारी हैं, जैसे कि ओवैसी हॉस्पिटल के सामने का, बहादुरपुरे का चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन का और नलगुंडा क्रॉस रोड से ओवैसी हॉस्पिटल और फिर ROB फलकनुमा, ये 5 काम और एक ROB एट शास्त्रीपुरम। 24 वर्क्स जो ऑनगोइंग हैं उसमें से 6 काम पुराने शहर के हैं। तो मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ये काम तो जारी हैं, साइल हो रहे हैं। बहादुरपुरा फ्लाईओवर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी दिन से बरसा बरस से ये काम हो रहा है और ये बहादुरपुरे का मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट लिस्ट जो कंप्लीट हुई जो आपने कहा उसमें था लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस ताल्लुक से मैं कहूँगा। एंड आखिर में मैं ये भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से जानना चाहूँगा कि क्या आप SRDP में एक और सेकेंड लिस्ट तैयार कर रहे हैं क्या? अगर आप सेकेंड लिस्ट अगर तैयार कर रहे हैं तो ऑनरेबल स्पीकर सर आपके ज़रिए मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि सेकेंड लिस्ट में पुराने शहर के कई प्रपोजल्स हैं जो हम दिए हैं उसको नहीं लिया गया है, जैसा कि रेती बोली से टोली चौकी, रेती बोली और टोली चौकी का था, उसको टेंडर के लिए भी बुलाया गया था लेकिन बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। और फिर हाफिज बाबा नगर में भी एक हमने प्रपोजल दिया था जंक्शन के पास, उसको भी लेने के लिए कहा गया था लेकिन नहीं लिया गया। बल्लागुड़े के
लिए भी हमने एक रिक्वेस्ट किया था, बल्ला गुड़े के पास भी, उसको भी नहीं लिया गया। तो मैं फिर ये आसिफ नगर के पास भी हमने एक प्रपोजल दिया था, आसिफ नगर से मेहदीपट्टनम के पास, वो भी नहीं लिया गया। और फिर उसके साथ साथ हमने मुस्लिम जंग पुल से बेगम बाजार तक एक प्रपोजल दिया था, ऑल्टरनेट एक रोड ओल्ड सिटी से न्यू सिटी को लाने के लिए, तो ये भी नहीं लिया गया, जो फील खाना तक जा रहा है, फील खाना तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब हमारे उठाए गए इन मसाइल पर ज़रूर तवज्जो देंगे और एसआरडीपी में पुराने शहर को भी उसका हक देंगे, क्योंकि हर हुकूमत ने पुराने शहर के साथ नाइंसाफ़ी की है। आज रोड्स बड़े ही तंग हैं, पैरेलल रोड्स नहीं हैं, ऑल्टरनेट रोड्स नहीं हैं, और उसके बाद में अगर ये एसआरडीपी में भी हमको हमारा हक नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर पुराने शहर के साथ भी इंसाफ करेंगे और मेरे उठाए गए इन सवालात का मौसर और वाज़े जवाब देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने कहा कि शहर हैदराबाद मुल्क के अजीम शहरों में शुमार किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर की तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अहम होता है। शहर के किसी भी इजाफी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक भी रुपया जो दिया जाता है उसको मुस्तक़बिल की सरमायाकारी के तौर पर देखा जाना चाहिए, इसको खर्च के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि SBI से मियाद वाला 5,900 करोड़ रुपए का खर्च लिया गया है। जहां भी फ्लाईओवर बनाया जा रहा है वहां पर मुआशी सरगर्मियों का आगाज़ अमल में आ रहा है। उन्होंने कहा कि SRDP के दूसरे मरहले को हतमी शक्ल दे दी गई है। ताहम उन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी के तजावीज़ करदा फ्लाईओवर्स को दूसरे मरहले में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। How are you raising money for this? టర్మ్ లోన్ తీసుకున్నారా లేకపోతే బాండ్స్ ఇష్యూ చేశారా? నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే మిత్రులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారితో हमारा जो फिलॉसफी है डेट के बारे में, एक बार इसके बारे में आप तो जानते ही हो, आप पूरा दुनिया में आप बहुत जगह जा चुके हो। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है कोई सिटी की तरक्की के लिए आप तो जानते ही हो। एनी इन्वेस्टमेंट, any single rupee that is invested into creating additional infrastructure for a city has to be looked at as investment into the future. It can't be looked at as debt. That is my appeal to my friend Akbar Owaisi, because I think what is important for all of us to understand, मैं सुनते रहता हूँ, कभी का एक बार देखते रहता हूँ, हमारे भाई यहाँ पे जो आज नहीं है कांग्रेस के, कहते रहते हैं कि डेट ट्रैप में गया तेलंगाना। मैं तो कहता हूँ जो हर एक रुपया हम प्रोडक्टिव सेक्टर पे लगाते हैं, हर एक रुपया हम लोग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इंकर करते हैं, हर एक रुपया जो हम लोग नया एसेट क्रिएट करने के लिए, जिससे प्रोडक्टिविटी स्टेट की और प्रोडक्टिविटी देश की बढ़ती है, नेशन बिल्डिंग की बढ़ती है, इसके बारे में हमें उसको फ्यूचर पे इन्वेस्टमेंट के जरिए देखना चाहिए। इट शुड नॉट बी लुक्ड एट एज डेट, बट इन एनी केस so far the expenditure that has been incurred I have already stated with you. The loan that has been taken is actually a rupee term loan that we have taken from State Bank of India. We have already taken a loan of, we have taken an in principle sanction of 5,900 odd crores, and for this annual debt servicing that we are currently doing is about 296 crores, and that is being done with the guarantee of the state government. अगर से GHMC, अगर कोई कहता है कि GHMC डेट ट्रैप में चला गया, GHMC के पास पैसे नहीं है, दिस इज ऑल बैक्ड बाय स्टेट गारंटी, सो वी नीड नॉट वरी अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ GHMC. बट लेट मी ऑल्सो एड वन मोर थिंग सर, एवरी सिंगल लोकेशन वी ले a link road, or every single location we lay a flyover or an underpass, there is new economic activity happening. There is a boom in economic activity, because हमेशा आप अगर देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी वहीं होता है, ट्रांजिट ओरिएंटेड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होता है, तो उससे आमदनी भी बढ़ती है। जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे आमदनी भी बढ़ती है, उससे GHMC की भी हेल्थ भी बढ़ती है, और सिटी के लिए भी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू क्रिएशन भी होता है। तो माई रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल अकबर ओवैसी साहब, द सेकेंड फेज ऑफ SRDP इज बीइंग फाइनलाइज्ड राइट नाउ। आई एश्योर यू सर, जैसा मैंने कहा आपसे, अभी 7 तो अभी तैयार, अभी चल रहे हैं काम, 1,545 करोड़ का काम चल रहा है साउथ जोन में। इसके अलावा अगर आपके कोई रिक्वेस्ट है, जैसे आपने कहा रेती बौली है, बंडलागुड़ा है, हफीज बाबा नगर, आसिफ नगर, फील खाना, मुस्लिम जंग ब्रिज, और आप मूसी के ब्रिज के बारे में भी आपने जिक्र किया, तो ये सारे भी चीज़ जो है सेकेंड फेज में लेने की कोशिश करेंगे। मैं जैसा मैंने कहा अभी 6,000 करोड़ का काम जारी है, इसके अलावा अभी सेकेंड फेज में जितना ले सकते हैं, depending on the financial status, we'll certainly take up, and we'll take
please give your recommendations in writing to me. Definitely the government will consider it and honor it. Thank you. క్వశ్చన్ నంబర్ 761. అధ్యక్ష, ఇప్పుడు మిత్రులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు అన్నారు అధ్యక్ష, మా దాంట్లో 22లో ఒకటి కూడా లేదన్నారు. 22లో నిజానికి 1-2 పూర్తి కావాల్సి ఉండింది, బహదూర్పురా పూర్తి కావాల్సి ఉండింది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఆ ఏజెన్సీ యొక్క కొంత నిర్లక్ష్యం వల్ల, ఏజెన్సీ యొక్క పనితీరు వల్ల కొంత ఆలస్యమైంది. వారితో కూడా మొన్ననే అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారితో హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఒక దీర్ఘమైన సమీక్షా సమావేశాన్ని కూడా నిర్వహించాం అధ్యక్ష. వేగవంతం చేస్తాం. ఇందులో ప్రధానంగా ఇప్పుడు చూస్తే ఆన్గోయింగ్ వర్క్స్ కూడా చూసుకుంటే అధ్యక్ష, సౌత్ జోన్లో ఓవైసీ జంక్షన్ ఫ్లైఓవర్ ఒక 93.6 కోట్ల రూపాయలతో, బహదూర్పురా ఫ్లైఓవర్ 106 కోట్ల రూపాయలతో, చంద్రాయన్గుట్ట ఫ్లైఓవర్ ఒక 41,55 లక్షల రూపాయలతో, నల్గొండ క్రాస్ రోడ్ టు ఓవైసీ జంక్షన్ 523 కోట్ల రూపాయలతో, ఫలక్నుమా ఆరోబి 52 కోట్ల రూపాయలు, శాస్త్రీపురం ఆరోబి 91 కోట్లు, అదేవిధంగా ఆరాంఘట్ జూ పార్క్ ఫ్లైఓవర్ ఏదైతుందో 636 కోట్లు. ఈ రకంగా మొత్తం 1545 కోట్ల రూపాయలతో వివిధ దశల్లో మనం ప్రస్తుతం పనులు తీసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. చార్మినార్ జోన్ అనండి, సౌత్ జోన్ అనండి, ఇవన్నీ కూడా తీసుకుంటా ఉన్నాం అధ్యక్ష. మిత్రులు వివేకానంద్ గారు మాట్లాడుతూ మాకు కొన్ని శివారు ప్రాంతాలు ఏవైతే तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों के लिए मुमकिन इक़दाम करने पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में आवाज़ उठाई. उन्होंने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को अपग्रेड करते हुए जदीद कोर्सेज शुरू करने की तजवीज़ दी ताकि ड्रॉप आउट्स को भी रोज़गार से जोड़ा जा सके. उन्होंने पुराने शहर के नौजवानों के लिए सेटविन के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को अपग्रेड करने के अलावा सेटविन के तहत मिनी बसेस की ज़रूरत पर भी जोर दिया. हंड्रेड्स ऑफ करोड़ सर, मैं आपके जरिए डिप्टी स्पीकर साहब, आपके जरिए मिनिस्टर साहब से, हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि एक मीटिंग बुलाकर सेटविन को भी रिव्यू करिए आप, कि सेटविन कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है. ये पुराने कोर्सेज है, 40-42 साल पुराना इदारा है. इसमें कौन से नए कोर्सेज का इजाफा कर सकते हैं, कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हम ला सकते हैं, कौन से ग्रेजुएशन कोर्सेज ला सकते हैं, ताकि यहां बच्चे जो स्किल ले रहे हैं वो क्वालिफाइड स्किल का उनके पास एक सर्टिफिकेट हो जिसके जरिए वो काम आ सके. उनको रिकॉग्नाइज डिग्रीज होनी चाहिए. और भी ये बात कहूंगा कि सेटविन छोटी बसें भी चलाती थी पुराने शहर में, आज वो सारी बसें बंद हो गई हैं. पुराने शहर की तंग गलियों में मिनी बसेस चलती थी, वो भी नहीं रही हैं. मैं मुतालबा करूंगा कि आप उसके ऊपर भी देखें, एक मीटिंग बुलाएं, और अगर जरूरत पड़ती है तो हमको भी बुलाइए, हम भी आकर अपने मशवरे आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से हम पुराने शहर में रोजगार को बढ़ा सकते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट इज रनिंग 64 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट with an intake of 17,472 trainees. There is also need to upgrade. There is also need to upgrade the trades and introduce new trades in it so that the skilled youth can have better job opportunities. The state government has set up Telangana Overseas Manpower Company to create awareness and safe and legal migration, to conduct pre-department orientation training to candidates, to families, workers with overseas work conditions. However, nothing is heard or seen about the activities of the TOM, COM, and this company needs to be operationalized to help skilled workers seeking job opportunities overseas, especially in Gulf countries, sir. So it's a matter of pride for the state that many multinational and Indian companies are coming to Telangana and setting up, expanding their operation by investing thousands of crores of rupees. These companies are creating job opportunities, but the fact remains that the local Telangana youth are not getting employment and continue to be jobless because they lack specific skills, sir. This is the reason why I had made a request that we need to have a skill development program through NAC, through Setvin or new ITI courses. So the TRS government has set up a Telangana Academy for Skill and Knowledge under the control of ITE and C department to bring synergy between the government, academia and industry to enhance the employability of the youth in the state and provide quality human resource and services to the industry. The government has allotted rupees 16 crores to TASK, and I would request the authorities to consider establishing one training center of TASK each in 33 districts in the state to impart appropriate skill training to the employed youth who are either school or college dropouts, and one additional, I would say, in old city of Hyderabad, sir. So this way we can get new industries and IT and IT's units to the state to provide jobs to lakh
of our educated and skilled youth to achieve our motto to ensuring every youth in the state is gainfully employed. I may point out that as per the official data, as many as 20 lakh educated youth are registered with Telangana State Public Service Commission, while 10 lakh employed skilled and तेलंगाना कानून साज काउंसिल की रुकन के कविता ने काउंसिल की रुकन के तौर पर पहली मरतबा आज ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ 5th फाइनेंस कमीशन के तहत मुकामी इदारों को 500 करोड़ रुपए देती है, ताहम वज़ीर आला KCR ने मंडल प्रजा परिषद, ज़िला प्रजा परिषद के अरकान के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी 500 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, जिस पर मंडल प्रजा परिषद और ज़िला प्रजा परिषद अरकान में मसरत पाई जाती है। कविता ने कहा कि नए बनने वाले हलकों में MPP के लिए मुस्तकिल दफातर की कमी हो रही है। ग्राम पंचायतों में MPTs को बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं हैं। इस मसले को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। గౌరవ మంత్రివర్యులు అనేకమైనటువంటి ప్రశ్నలు సభ్యులు అడిగినారు. గౌరవ సభ్యులు ఒక చిన్న అంశం దీనికి జోడించాలనుకుంటా ఉన్నాను. ప్రధానంగా ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం 14వ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఇచ్చినటువంటి దాంతోని ఓన్లీ జీపీస్కి ఫండ్ రావడం, ఆ తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు అందరూ కూడా మన రాష్ట్రం నుంచి చేసినటువంటి రిక్వెస్ట్తోని మళ్ళీ 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్లో అవి మార్చుకోవడం జరిగింది. కానీ ఏవైతే కేటాయింపులు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తూ వచ్చిందో అది ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి దాదాపుగా 500 కోట్లు తగ్గించినప్పటికీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మండల ప్రజా పరిషత్లు, జిల్లా పరిషత్ల యొక్క సభ్యుల గౌరవాన్ని కాపాడడం కోసం అదనంగా 500 కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది. అది మనందరికి కూడా చాలా గర్వించదగ్గటువంటి అంశం. ఈ అంశానికి సంబంధించి ఎంపీపీలు కానీ జెడ్పీటీసీలు కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హర్షం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. ఒక సందర్భంలో జెండా ఎగరేసేటటువంటి అధికారం ఎంపీటీసీలకు జెడ్పీటీసీలకు ఉండాలని చెప్పి వారు పదే పదే కోరుతూ ఉన్నారు. ఎక్కడ అవకాశం వచ్చినా కూడా దయచేసి అవకాశాన్ని ప్రజాప్రతినిధులు అయినటువంటి వారికి ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతూ సెలవు. థ్యాంక్ యూ. 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन को वापस लेने, पेट्रोल डीजल और पकवान गैस की कीमतों में किए गए इजाफे को वापस लेने का मुतालबा करते हुए आज मनाए गए भारत बंद के दौरान तेलंगाना के ज़िले जनगांव में हुक्मरान जमात TRS के महबूबाबाद रुकन असम्बली शंकर नायक के काफ़िले में रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई। वो असम्बली में शिरकत करने हैदराबाद अपनी कारों के काफ़िले में आ रहे थे। इस मौके पर इन एहतजाजियों की पुलिस से बहस व तकरार हो गई। सूरत हाल को कशीदा होता हुआ देखकर पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया और रुकन असम्बली की कारों के काफ़िले को रास्ता फराहम किया। तेलंगाना के एक्साइज मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि शराब की दुकानों की तरह बार्स और रेस्टोरेंट्स में भी रिजर्वेशंस फराहम किया जाएगा। रियासती कानून साज असम्बली में सवाल जवाब के सेशन के दौरान वजीर श्रीनिवास गौड़ ने अरकान की तरफ से उठाए गए सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शराब की दुकानों में गौड़ा ज़ातों के लिए 15%, SC के लिए 10% और ST के लिए 5% रिजर्वेशन देने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि गौड़ तबके को साबिक़ा हुकूमतों ने वोट बैंक के तौर पर देखा था। उन्होंने कहा कि बार्स और रेस्टोरेंट्स में भी रिजर्वेशन की ज़मानत हुकूमत देगी। इसका तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। ఈరోజు ఈ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లు, వైన్ షాపులు కూడా ఇది గౌడ వృత్తికి సంబంధించినటువంటిది కనుక గౌళ్ళకు కూడా రిజర్వేషన్ కలిగించాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేసి మరి వారితో పాటుగా SC ST వర్గాలు వాళ్ళు చదువుకున్న కూడా ఆర్థికంగా డెవలప్ అవుతలేరు, వాళ్ళు ఆర్థిక వనరుల వైపులా దళిత బంధులో ఇంక్లూడ్ చేయాలని చెప్పి గొప్ప ఆలోచన వచ్చి మరి ఈ దేశంలోనే నేను అనుకుంటా అధ్యక్ష ప్రపంచంలో కూడా ఇట్లా ఆర్థిక వనరుల దగ్గర డబ్బున్న వానికే అవకాశం, డబ్బున్న వాళ్ళకే అక్కడ పనిచేయడానికి అవకాశం, కానీ డబ్బు లేనటువంటి వాళ్ళకు ఈ చిన్న చిన్న వర్గాల వాళ్ళకు అవకాశం కలిగించాలని ఆలోచన కూడా రాలేదు అధ్యక్ష. ఈరోజు ఆలోచన చేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఆలోచనని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఇలా తేవడం అనేది చాలా చరిత్రాత్మక నిర్ణయం అధ్యక్ష. నేను గతంలో 2016-17 అధ్యక్ష ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను క్వశ్చన్ వేసి మరి గౌడ సోదరులకు మరి ఇవ్వాలని అడిగాను అధ్యక్ష, వైన్ షాప్లలో, బార్ షాప్లలో. అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ సమావేశంలో ఉండి విన్నారు అధ్యక్ష. మన సందర్భంలో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి గారు గుర్తు చేసి ఒక 25 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన స్వయంగా అనుభవం అధ్యక్ష, 25 సంవత్సరాల క్రితం సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో మా బంధువులు వచ్చి ఒక బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ పెట్టుకుంటే నేను అడిగిన, అరే మన వృత్తి కాదు కదా ఎందుకు పెట్టుకున్నారని అడిగిన, గౌళ్ళందరూ వచ్చి సార్ ఇది మా వృత్తి సార్, ఈయన పెద్ద పెట్టిండు ఎట్లా సార్ అంటే పిలిపించి, అరే ఎవరు వృత్తి వాళ్ళు చేసుకోవాలన్నా అని చెప్పి పంపించిన. నిజంగా ఇది ఏ వృత్తి వాళ్ళు చేసుకోవాలి, అందుకే రిజర్వేషన్ కలిగిస్తున్నా, ఇది స్టార్ట్ చేసిన అని చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి BC SC ST వర్గాల వాళ్ళకు, అట్టడుగు వర్గాల వాళ్ళకు, రైతులకు
ఏదైతే ప్రవేశపెట్టింది అధ్యక్ష భవిష్యత్తులో తరతరాలుగా ఏ ప్రభుత్వాలు ఉన్నా కూడా దాన్ని ముట్టుకోలేవు అధ్యక్ష, తీసేయడానికి ఆలోచన కూడా రాదు అధ్యక్ష. ఒకవేళ ఆ పరిస్థితి వస్తే ఆ ప్రభుత్వాలే కూలిపోతాయి, కానీ ఈ పథకాలు మాత్రం సజీవంగా ఉంటాయి అధ్యక్ష. కనుక ఆలోచన చేసి ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి మా ప్రకాష్ గౌడ్ గారు పెద్దలు వారు అడిగిన దానికి అధ్యక్ష బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లో కూడా ఇస్తాం అధ్యక్ష, రిజర్వేషన్ ఖచ్చితంగా ఇస్తాం అధ్యక్ష. దాని విధి విధానాలు ఎట్లా అనేది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి అధ్యక్ష. కొత్తగా నోటిఫికేషన్ పడ్డప్పుడు వాళ్ళకి ఎట్లా ఇవ్వాలి, మరి ఆ 30%ను ఎట్లా యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలా అనే దాని మీద పరిశీలిస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఖచ్చితంగా బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లో కూడా వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా 100% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు అధ్యక్ష. ఖచ్చితంగా అది తొందరలోనే విడుదల చేస్తాం అధ్యక్ష. तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया कि रियासत में बकरों की तकसीम की स्कीम पर कामयाबी के साथ अमल किया जा रहा है। उन्होंने कानून साज असेंबली में सवाल और जवाब के सेशन के दौरान बकरों की तकसीम के स्कीम पर अरकान की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि पहले मरहले में रियासत में 3,80,878 बकरों के यूनिट्स तकसीम किए गए। दूसरे मरहले में वज़ीर आला ने 3,50,000 बकरों के यूनिट हवाले करने के अहकाम जारी किए। इसके लिए 4,780 करोड़ से ज़ायद रकम सर्फ की गई। उन्होंने कहा कि इस वक्त रियासत में 191 लाख बकरे हैं। हुकूमत ने बकरों की तकसीम का ये फ़ैसला मुख्तलिफ ज़ातों को माली तौर पर मजबूत बनाने के लिए किया है। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना मुल्क में बकरों की पैदावार में पहले नंबर पर है। 878 గొర్రెల యూనిట్ని పంపిణీ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. రెండో దశ అధ్యక్ష 3,50,000 యూనిట్స్ని మరి ఇవ్వడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష దీని నిమిత్తం ఇప్పటి వరకు 4,780 కోట్ల 44,000 రూపాయలు ఖర్చు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ప్రభుత్వ సబ్సిడీ 75% చొప్పున అధ్యక్ష 3,585 కోట్ల 33,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా 25% లబ్ధిదారులకు సంబంధించి 1,195.11 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇప్పటి వరకు మొత్తం 3,80,878 గొర్రెల యూనిట్లను పంపిణీ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. రాష్ట్రంలో గొర్రెల సంఖ్య ప్రస్తుతం 191 లక్షల అధ్యక్ష. పట్టికను సభా సమక్షంలో ఉంచడం జరిగింది. अल करीम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मस्जिद अशरफ करीम वाक़े मुश्क महल किशन बाग 9 नंबर में तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें सफ़ा बैतुल माल के अहदेदारों को तहनीत पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस तकरीब में सफ़ा बैतुल माल के बानी व सदर मौलाना गयास अहमद रशादी, मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना मोहम्मद फसीउद्दीन नदवी, मेहमान एजाज़ी की हैसियत से मौलाना अब्दुल मुहैमिन अज़हर अल ख़ासमी, मौलाना मोहम्मद वसीमुल हक़ व मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक़ अल ख़ासमी, मौलाना खैरुद्दीन ख़ादरी के अलावा दीगर मौजूद थे। आज मस्जिद अशरफ करीम में अल करीम ट्रस्ट की जानिब से सफ़ा बैतुल माल के ट्रस्टियान और उनके स्टाफ की तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई। आप तमाम हजरात जानते हैं पूरे इंडिया में सफ़ा बैतुल माल बहुत ही अहम रोल अदा कर रहा है। ऐसे बहुत ही कम इदारे हैं जो बिल्कुल साफ शफाइयत के साथ काम अंजाम दे रहे हैं। ख़ास तौर से हमारा इलाक़ा जो सल्लम इलाक़े जो है हमारे पास, जो 24 नंबर और मोहम्मदाबाद, जलाल बाबा नगर और अतराफ़ की सल्लम बस्तियों में सफ़ा बैतुल माल तकरीबन 15 साल से बहुत ही अच्छे अंदाज में खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसमें यहाँ पर बहुत ख़ास तौर से जो गरीब तबका था, जो सूद पे जो है सो पैसे लेकर इंटरेस्ट के साथ जो है सो पैसे लेके वो जो है सो बहुत ही मुश्किलात से पैसे अदा कर रहे थे, लेकिन सफ़ा बैतुल माल ने यहाँ पर अपनी शाख कायम की और तमाम लोगों को जो सूद से पैसे लिए हुए थे उनको क़र्ज़ दिया और बिला सूदी क़र्ज़ दे के उनके जो है सो सूद से निजात दिलाई। शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है। ताज़ा वाक़े में एक जालिम बेटे ने मुबैना तौर पर अपने ही ज़ईफ़ बाप का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वाक़या टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े तालीम आलमपुर इलाक़े में पेश आया। मक़तूल की शनाख्त 63 साला अली हुसैन ख़ान की हैसियत से की गई है। वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने
क्लूज टीम के हमरा मुकाम वारदात पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए बाद पंचनामा नाश को दवाखाना मुंतकिल करवाया। पुलिस ने मरहूम के बड़े बेटे अमजद अली खान को हिरासत में लेते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। मोहल्लियान का कहना है कि मरहूम दीनदार और मुखलिस मिजाज शख्सियत थे। उन्होंने असिस्टेंट फार्मासिस्ट के तौर पर दुबई में खिदमात अंजाम दी और अपने तीनों बेटों की शानदार अंदाज में परवरिश करते हुए उन्हें आला तालीम से आरास्ता किया था। कारवान की एक ऐसी शख्सियत जो हर उम्र के यानी नौजवान हो या चाहे ज़ईफ़ हो या बच्चे हो, सबके दोस्त थे, मिलनसार, इंतहाई दीनदार शख्सियत जनाब अली हुसैन ख़ान का आज बहुत ही बेदर्दाना तरीक़े से उनके बेटों ने कत्ल कर दिया, जिसमें बड़ा बेटा उसमें मुलविस है। और कत्ल को छुपाने की पूरी कोशिश की गई। बीवी बच्चों में गुजार दिए। उनके अपनी जवानी दुबई में रह के असिस्टेंट फार्मासिस्ट थे, अलकाजी एक फार्मेसी बहुत मशहूर है दुबई की, वहाँ रहा करते थे, बेचारे आ गए थे यहाँ पर। और बेटों की जानिब से इस तरह से उनके साथ वहशतनाक जिस तरह से उनको यानी बर्बरियत तरीके से उनको यानी उनका कत्ल किया गया, बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या है। और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने उनको अरेस्ट भी कर लिया। जो जिसका नाम है वो बेटे का, बड़े बेटे का नाम अमजद अली ख़ान है। और एक उसमें और एक छोटा भी जो उनके ये कत्ल को देखकर भी छुपाया, पुलिस को बताया नहीं, घर पे भी आके नहीं बताया, उसके भाई के घर पे उसके बहन भाई से मिलके भी नहीं बताया। तो ये बहुत ही प्री प्लान तरीके से ये वाक़या हुआ। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मुसलमानों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने असदुद्दीन ओवैसी की तजवीज़। मुस्लिम्स इन तेलंगाना सेमिनार में कहा, दलित बंधु की तर्ज पर सीएम केसीआर मुसलमानों के लिए शुरू करें मुस्लिम बंधु स्कीम। समुद्री तूफान गुलाब के ज़ेरे असर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बारिश। आइंदा 4 से 5 दिनों के दौरान मजीद शदीद बारिश की पेशकशी। तेलंगाना में जारी बारिशों का सीएम केसीआर ने लिया जायजा। इंसानी जानों का जाया किए बगैर हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत। नशीबी इलाकों की आवाम को चौकस रहने का मशवरा। हैदराबाद में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेश ख्यासी के दरमियान जीएचएमसी चौकस। मेयर ने कहा, बल्दिया हंगामी हालात से निमटने तैयार। तेलंगाना भर में दिखा भारत बंद का असर। महंगाई और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ कुल जमाती लीडरों का एहतजाज और धरने। कई मकामात पर पुलिस के साथ बहस। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असेंबली में उठाया एसआरडीपी का मसला। बहादुरपुरा समेत दीगर फ्लाईओवर्स की जल्द तामीर पर दिया जोर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।